हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल हाईलैंड। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, पेनिनसुलर प्लेट्यू को अपन ने दो भागों में विभाजित किया था। ऊपर का भाग सेंट्रल हाईलैंड, नीचे का भाग डेक्कन प्लेट्यू। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू का पार्ट 2 है, जिसमें अपन सेंट्रल हाईलैंड डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं सेंट्रल हाईलैंड में अपन को क्या क्या पढ़ना है। जब अपन ने डिवाइड किया था पेनिनसुलर प्लेट्यू को दो भागों में, तो अपन ने ऊपर के भाग को क्या बताया था? सेंट्रल हाईलैंड, मध्य भारत का उठा हुआ भाग। अब इसमें जो अपन को पढ़ना है वो अपन ने लास्ट वीडियो में भी देखा था। अरावली, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, राजमहल पर्वत श्रृंखला, मेघालयन प्लेट्यू, विंध्या माउंटेन रेंजेस या विंध्यांचल माउंटेन रेंजेस, सतपुरा माउंटेन रेंजेस, नर्मदा ताप्ती रिफ्ट वैली या ब्रिंच घाटी। अब एक एक करके अपन टॉपिक लेते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक अगर अपन लें तो पहला टॉपिक कौन सा हो गया? अरावली। अब जो ये अरावली है, नीचे नोट करते चलिए साथ में आप लोग। अरावली माउंटेन रेंजेस की लंबाई लगभग 800 किलोमीटर है। अरावली माउंटेन रेंजेस की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि अरावली माउंटेन रेंजेस की स्टार्टिंग कहाँ से होती है और कहाँ तक है, तो ये गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के मंजू के टीले तक है। कहाँ से कहाँ तक? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली का मजनू का टीला, दिल्ली का मजनू का टीला, मतलब ये क्या हो गया? स्टार्टिंग पॉइंट पालनपुर। और कहाँ तक है? दिल्ली के मजनू का टीला तक। और ये कितने राज्यों में है? तो राज्यों की बात आए तो ये गुजरात में है, राजस्थान में है, 2 राज्यों में है, तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में है। अगर राज्य पूछे जाएं तो 2 राज्यों में, और केंद्र शासित कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? यूनियन टेरिटरी में, तो दिल्ली में। अब बात करते हैं, ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए। अरावली माउंटेन रेंजेस की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, मतलब जो जी अरावली पर्वत श्रृंखला है, इसकी सर्वोच्च चोटी आपको राजस्थान में मिलेगी। राजस्थान का कश्मीर किसको कहते हैं? माउंट आबू को। ये क्या है? एक हिल स्टेशन है जो राजस्थान के अरावली माउंटेन रेंजेस में पड़ता है। इसको क्या कहते हैं? कश्मीर। काय का कश्मीर? राजस्थान का कश्मीर किसको कहते हैं? माउंट आबू को। तो माउंट आबू में ही एक ऊंची चोटी है जिसको बोलते हैं गुरु शिखर। ये क्या है? अरावली की सर्वोच्च चोटी। क्या है ये? अरावली की सर्वोच्च चोटी। अब जो ये गुरु शिखर है, इसी के में स्थित है, मतलब माउंट आबू जो है, माउंट आबू पर ही एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। अगर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि माउंट आबू का प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा है, तो दिलवाड़ा का मंदिर, दिलवाड़ा टेम्पल किस धर्म से रिलेटेड है? तो जैन धर्म से। जो माउंट आबू में एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है दिलवाड़ा, जो कहाँ पर स्थित है? अरावली माउंटेन रेंजेस की हिल स्टेशन माउंट आबू पर, जो किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ये तो हो गया अरावली की। अपन ने क्या देख ली? लंबाई देख ली, कहाँ से कहाँ तक है? पालनपुर से मजनू के टीले तक। उसके बाद इसका सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर। कहाँ पर पाया जाता है? माउंट आबू पर। माउंट आबू क्या है? कश्मीर ऑफ राजस्थान। क्या है? एक हिल स्टेशन है जिसको कश्मीर ऑफ राजस्थान कहते हैं। इस पर जो फेमस टेम्पल है वो है दिलवाड़ा का टेम्पल, जो जिसका संबंध जैन धर्म से है। अब इसके बाद
एक नदी आती है जो इम्पोर्टेंट है काय में, अरावली में। अब ये नदियाँ बना रहा हूँ मैं, जैसे ये नदी तो कहाँ से है, अरावली के बीच से। मालवा के पठार से भी नदी निकलती है एक चंबल, जो मरावली माउंटेन रेंजेस में एक नदी आती है बानस रिवर, बानस नदी। ये जो बानस नदी है, ये क्यों, आपको एक बात और बताना भूल गया मैं, कि जो अपना जो सेंट्रल हाईलैंड है, इसका जो झुकाव है या इसकी जो ढाल है वो उत्तर की तरफ है। जैसे कि अपन ने जब पेनिसुलर प्लेट्यू पढ़ा तो अपन ने पेनिसुलर प्लेट्यू में क्या देखा था कि पेनिसुलर प्लेट्यू की ढाल किस तरफ है, तो पूरब तरफ है, मतलब ईस्टर्न साइड है। लेकिन जो सेंट्रल हाईलैंड है, मतलब ऊपर का हिस्सा जो है, उसका झुकाव किस तरफ है, तो उत्तर की तरफ झुकाव है। तो जो भी नदी, अब जैसे मान लो आप झुकाव इस तरफ है, तो यहाँ से पानी निकलेगा तो बहेगा तो इस नॉर्थ की साइड ही। तो जब ये यहाँ से कोई नदी निकलेगी तो ये किस तरफ जाएगी, उत्तर की तरफ। अब उत्तर की तरफ कौन कौन सी नदियाँ आ रही हैं, गंगा और यमुना। तो ये सारी नदियाँ कौन से रिवर का सिस्टम में आएंगी, तो गंगा रिवर सिस्टम में आएंगी। कौन सी नदी में आएंगी, गंगा की नदियाँ, गंगा की सहायक नदियों में आएंगी। ये क्या, गंगा रिवर सिस्टम में आएंगी। तो अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन कि बानस रिवर किस सिस्टम में आती है, तो गंगा रिवर सिस्टम में आती है। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है, तो बानस रिवर जो है वो क्या है, चंबल में मिलती है, लेकिन चंबल जाके यमुना में मिलती है, यमुना जाके गंगा में मिलती है। तो ये किसकी हो गई, बानस, गंगा की हो गई। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आजकल की लिंक करता जाता है, जैसे बानस, चंबल, यमुना, गंगा। तो सबसे मेन नदी कौन सी हो गई, गंगा। तो गंगा की ही सहायक नदी कौन हो गई, बानस। अब जब अपन बानस को देखते हैं, अब एक और बात याद रखना, अरावली माउंटेन रेंजेस है ना, जो ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। लेकिन आज से कई हजारों लाखों साल पहले ये विशाल रूप में पाया जाता था, लेकिन धूप के कारण, बारिश के कारण ये विफल होता गया, ज़मीन में धंसता गया। इसीलिए आज जो अरावली माउंटेन रेंजेस अपन को मिलती हैं वो उसके विशाल का ही भाग नहीं है, ये एक उसका छना हुआ भाग है। क्यों, क्योंकि नदियाँ निकल गई, बारिश का पानी गिरा, सूर्य के किरणों से इसकी जो चट्टानें थी वो कटती गई और ये ज़मीन के नीचे धसकता गया। तो इसीलिए ये आज कुछ छोटे पैमाने में पाया जाता है, लेकिन कई लाखों साल पहले ये एक बहुत विशाल का ही पर्वत श्रृंखला थी। और अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो अरावली पर्वत श्रृंखला ही भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। क्यों, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अब ये तो क्लियर हुआ अरावली माउंटेन रेंजेस। अब अरावली माउंटेन रेंजेस में अपन ने कितने पॉइंट पढ़ लिए, 5 पॉइंट। कहाँ से कहाँ तक, पालनपुर से मजनू के टीले तक, 800 किलोमीटर लंबाई, हाईएस्ट पीक गुरु शिखर, हिल स्टेशन माउंट आबू का प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, दिलवाला जैन मंदिर। बानस नदी किसकी सहायक नदी है, तो चंबल किस में जाके मिलती है, यमुना में, यमुना जाके मिलती है गंगा में। तो ये गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट हो गया। ये तो पॉइंट हो गए काय के अपने अरावली माउंटेन रेंजेस के। अब अरावली माउंटेन रेंजेस के आप जब दक्षिण के भाग में आओगे तो आपको मिलेगा मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू। अब ये जो मालवा प्लेट्यू है, अरावली में एक और चीज़ नोट कर लेना कि अरावली कितने राज्यों में हो गई, गुजरात में, राजस्थान में और दिल्ली यूनियन टेरिटरी में। लेकिन जो दक्षिण में, मतलब दक्षिणी राजस्थान में जो अरावली पाई जाती है उसको एक अलग से नाम दिया जाता है जारगा पर्वत श्रृंखला, जारगा पहाड़ी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, जारगा पहाड़ी। कौन से, अगर क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिणी राजस्थान में अरावली को किस नाम से जाना जाता है, तो जारगा पहाड़ियों के नाम से, जारगा हिल्स के नाम से। अब बात आती है मालवा प्लेट्यू की। ये रफ कर दूं मैं अरावली वाला, आप सबने नोट कर लिया होगा अरावली से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स थे। साथ में नोट जरूर बनाते चलिए, जिससे आपको क्या है, कभी भी कोई भी डाउट होगा तो आप नोट्स उठा के हल्के उनको रिवाइज कर सकते हैं।
और एक बार वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, जब तक आप वीडियो को 2-2 3-3 बार नहीं देखोगे, तब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। क्योंकि फैक्ट्स को याद करने के लिए भी आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको फैक्ट भी याद हो जाते हैं। अब बात आती है मालवा के पठार की। अब ये जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार की स्थिति क्या हो गई, तो अगर आपसे पूछे कोई कि मालवा का पठार कहाँ स्थित है, तो अरावली के दक्षिण में और विंध्या माउंटेन रेंजेस के उत्तर में। क्या, अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि अरावली के दक्षिण में कौन सा पठार है, तो मालवा का पठार। विंध्या माउंटेन रेंजेस या विंध्यांचल माउंटेन रेंजेस के उत्तर में कौन सा पठार है, तो मालवा पठार। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मालवा पठार की स्थिति कहाँ पर है, तो अरावली के दक्षिण में और विंध्या के उत्तर में, तो बीच का मध्य क्या भारत हो गया, मालवा का पठार। अब ये जो मालवा का पठार है, ये जब भारत कई लाखों वर्ष पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, तो उस टाइम पर इसमें एक ज्वालामुखी था, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी नहीं, एक ज्वालामुखी था जिससे लावा निकल रहा था। अब वो लावा जाके यहाँ जमा हो गया, तो इसी को क्या कहते हैं, बेसाल माउंटेन्स, बेसाल चट्टानें। क्या कहते हैं, मालवा का जो पठार है वो किसकी संरचना है, तो बेसाल चट्टानों की, बेसाल रॉक्स। बेसाल चट्टानें जो थीं, जो कि ज्वालामुखी के लावा के कारण, लावा के जमने के कारण ये एक काली मिट्टी का रूप ले चुके हैं। इसीलिए अगर कोई पूछे कि मालवा का पठार की संरचना क्या है, तो बेसालिक चट्टानों का है, कहेगा बेसालिक चट्टानों का। अब अगर कोई इससे आपसे पूछे कि मालवा के पठार में काली मिट्टी क्यों पाई जाती है, क्योंकि ये एक बेसालिक चट्टानें हैं, इसीलिए इसमें काली मिट्टी पाई जाती है। अब बात आती है मालवा के पठार में और क्या क्या अपन को पढ़ना है। तो मालवा का पठार है ना, जो इसकी 3 प्रमुख नदियां हैं। 3 प्रमुख नदियां, ऐसे तो इसमें कहीं 20 नदियां हैं, पर जो प्रमुख नदियां हैं वो है चंबल, दूसरी है बेतवा, तीसरी है काली सिंध। ये 3 नदियाँ जो हैं, ये मालवा की प्रमुख नदियाँ हैं। जैसे कि आपको पता होगा चंबल जाके किस में मिलती है, तो चंबल जाके मिलती है यमुना में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन आए कि काली सिंध किस में मिलती है, तो काली सिंध मिलती है चंबल में, और बेतवा डायरेक्ट जाके मिलती है यमुना में। चंबल किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की। काली सिंध काई की सहायक नदी है, तो चंबल की। बेतवा यमुना की। ये तीनों की तो सहायक नदियाँ बता दी अपन ने। अब जो ये चंबल है, ये मान लीजिए ये एक मालवा का पठार है। अब इसमें जो नदियाँ बह रही हैं, अब जैसे कि ये स्टार्ट होती है, ये नदियों ने क्या किया है, एक नाली टाइप के आकृति, नाली जैसे अपन रोड पे नालियाँ होती हैं, उस प्रकार की आकृतियों को, जैसे इस प्रकार की नालियों की आकृति के संरचना की है। जैसे कि आपको पता होगा चंबल नदी, चंबल की खाड़ियाँ बनती हैं, चंबल की नालियाँ बनती है, अवनालिका बनती हैं, खाड़ियाँ बनती हैं। क्यों बनती हैं, क्योंकि पूर्व समय में, ये सबसे प्राचीन भाग है भारत का, तो पूर्व समय में क्या हुआ, नदियों ने अपना रास्ता बदला होगा, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से नदियों ने अपना रास्ता बदला, तो इस जैसे मान लो नदी पहले यहाँ से बह रही थी, लेकिन अब वो यहाँ से बहने लगी, तो ये तो एक प्रकार का गड्ढा ही बन गया ना। जो इस प्रकार के गड्ढे बन गए, जैसे आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा कि जो भी चंबल के डाकू थे वो नालियों में या भीगड़ों में घोड़े दौड़ाते थे। आपने शोले पिक्चर में देखा होगा, भीगड़ों में जैसे चंबल की भीगड़ होती हैं, ऐसे ही जो मालवा के पठार है, इसमें भारत में सर्वाधिक भीगड़ पाए जाते हैं, या इनको नालियाँ कह सकते हैं,
खड़ कह सकते हैं या भीगड़ कह सकते हैं। भीगड़। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आए कि मालवा का पठार में खड़ पाए जाते हैं तो क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि मालवा की जो नदियां हैं उन्होंने अपना प्राचीन काल में अपने जो रास्ते थे वो बदले, उसकी वजह से एक नाली लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, ड्रेनेज सिस्टम टाइप का, खड़ बने, खड़ के साथ भीगड़ बने। तो उसके कारण क्या है, मालवा के पठार में सबसे ज़्यादा भीगड़ पाए जाते हैं। चंबल, बेतवा, काली सिंध, ये तीनों नदियाँ क्या बनाती हैं? भीगड़ बनाती हैं। मालवा के पठार में क्या क्या हो गया? ये तो बैसालिक चट्टानों का बना हुआ है। 3 प्रमुख नदियां हैं, चंबल, बेतवा, काली सिंध। उसके बाद इसमें ब्लैक सॉइल पाई जाती है, काली नदियां, काली मिट्टी। जब अपन भारत की सॉइल्स पढ़ेंगे तो अपन सॉइल्स में पढ़ेंगे, तब सॉइल्स में अपन ये देखेंगे कि कौन सी सॉइल पर क्या उगाया जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सबसे अच्छा सोयाबीन मालवा में उगता है। क्यों उगता है? क्योंकि काली मिट्टी है, गेहूँ अच्छा उगता है। जब अपन सॉइल्स पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, तब अपन इसको और डिटेल में देखेंगे कि ब्लैक सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इसका जो केमिकल फॉर्मेशन क्या होता है। लेकिन अभी याद कर लेना कि मालवा के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है, बैसालिक चट्टानों से है, चंबल नदी, बेतवा नदी, काली सिंध नदी। ये तीनों बातें क्या की हो गई? मालवा के पठार की। चंबल काय की सहायक नदी है तो यमुना की, बेतवा यमुना की, काली सिंध चंबल की। अब बात आती है छोटा नागपुर के पठार की। जो बघेलखंड और बुंदेलखंड है ये इतने कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ना इनसे क्वेश्चन आता है। बस क्वेश्चन ये आता है कि बघेलखंड या बुंदेलखंड का पठार किसका भाग है? तो ये प्रायद्वीपीय पठार का भाग है या सेंट्रल हाईलैंड का। अब बात आती है छोटा नागपुर प्लेट्यू की। छोटा नागपुर प्लेट्यू क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये भारत का एकमात्र ऐसा पठार है जो खनिज के मामले में सर्वाधिक पाया जाता है। खनिज इसमें जब अपन खनिज चैप्टर पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आयरन पाया जाता है, कोयला पाया जाता है, यूरेनियम तक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि छोटा नागपुर प्लेट्यू एनरिच है मिनरल्स रिसोर्सेज में। अब छोटा नागपुर प्लेट्यू जो अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात तो छोटा नागपुर प्लेट्यू में यही देख लीजिए कि छोटा नागपुर प्लेट्यू 2 राज्यों में है, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और झारखंड। अगर आपसे क्वेश्चन आए कि छोटा नागपुर प्लेट्यू किन 2 राज्यों में है, और मालवा का पठार एकमात्र राज्य है जो कि मध्य प्रदेश है, लेकिन छोटा नागपुर का जो पठार है वो 2 राज्यों में है। कौन से 2 राज्यों में? तो पश्चिम बंगाल और झारखंड में। जब झारखंड बिहार का हिस्सा था तो ये बिहार में आता था। अब जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसमें आप लिख लेना कि ये भारत का सर्वाधिक खनिज पाने वाला क्षेत्र है, जिसमें कि आपको आयरन ओर, लोहा, कोयला, यूरेनियम और अन्य जैसे बॉक्साइट, जब अपन खनिज पढ़ेंगे तब पूरा डिटेल में कर लेंगे। अभी आप ये लिख लेना, आयरन, कोयला और यूरेनियम, बॉक्साइट का सर्वोच्च जो पाया जाता है मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? छोटा नागपुर में के पठार में पाए जाते हैं। ये किस 2 राज्यों में हो गया? झारखंड और पश्चिम बंगाल में। अब बात आती है इसकी नदियों की। तो इसमें 2 नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं। पहली नदी तो है दामोदर रिवर। इसके बाद दूसरी जो आती है वो आती है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी। अब जो ये दामोदर नदी है, ये भी नर्मदा और ताप्ती की तरह अपनी ही एक रिफ्ट वैली, इसको हिंदी में कहते हैं भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी जैसे कि
ये नर्मदा और ताप्ती नदी भी काय में बहती हैं, भ्रंश घाटियों में। ऐसे ही दामोदर नदी भी अपनी ही भ्रंश घाटी में बहती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भारत की कौन सी 3 नदियां हैं जो अपनी ही भ्रंश घाटी में बहती हैं या रिफ्ट वैली में बहती हैं, तो वो है नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। दामोदर नदी जाके मिलती है हुगली में। हुगली आप सभी को पता होगा, जब गंगा बंगाल में आती है तो गंगा से एक अलग से नदी निकलती है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। जो सहायक नदी होती है एक ट्रिब्यूटरी होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी होती है। तो ये गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसमें जाके मिलती है कौन? दामोदर। दामोदर नदी हो गई। दामोदर नदी किस में जाके मिलती है? हुगली में। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये कौन सी घाटी में बहती है, तो भ्रंश घाटी में या फिर रिफ्ट वैली में। स्वर्णरेखा नदी जाके मिलती है गंगा में। कहाँ जाके मिलती है? गंगा में। अब बात आती है, जो दामोदर नदी है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू को 2 भागों में विभाजित करती है। 2 भागों में, जैसे मान लो ये काली वाली क्या है? दामोदर रिफ्ट वैली। अब इसके उत्तरी भाग हो गया, दक्षिणी भाग हो गया। जो उत्तरी भाग है उसको तो कहते हैं हजारी बाग प्लेट्यू, हजारी बाग का पडार। अब जो इसका दक्षिणी भाग हो गया उसको कहते हैं रांची का पडार। तो दामोदर नदी किन 2 पडारों में विभाजित करती है छोटा नागपुर प्लेट्यू को? तो हजारीबाग का पडार और रांची का पडार। अब एक और पॉइंट नोट कर लेना दामोदर रिवर में ही, कि जो दामोदर रिवर है इसी के ही तट पर बसा है झारखंड की जो राजधानी है रांची। वो किस नदी के तट पर है? तो दामोदर नदी के तट पर है। अब स्वर्णरेखा नदी का नाम स्वर्णरेखा क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें ग्रीस काल में या प्राचीन भारत में इसमें स्वर्ण पाया जाता था, मीन्स गोल्ड पाया जाता था। गोल्ड पाया जाता था, इसीलिए इसका नाम स्वर्णरेखा नदी है। अब क्या हो गया? रांची हो गया। अब जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है इसको भारत का रूर कहते हैं। रूर, भारत का रूर किसको कहते हैं? इंडियाज रूर। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू मतलब छोटा नागपुर का पडार। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत का रूर किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर के पडार को। अब जो ये रूर है, ये जब अपन यूरोप महाद्वीप पढ़ेंगे तो यूरोप महाद्वीप की एक नदी है जर्मनी में जिसको कहते रूर नदी है। उसमें आपको पता, रूर नदी की जो वैली है उसमें सर्वाधिक मिनरल्स पाए जाते हैं, इसीलिए भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर प्लेट्यू को। क्वेश्चन आ जाए कि रूर कहाँ स्थित है, तो जर्मनी में। किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। ये रूर क्या है? जर्मनी का वह वैली है, जो रूर नदी की घाटी है वह घाटी है जिसमें सर्वाधिक मिनरल्स पाए जाते हैं। जब अपन कॉन्टिनेंट्स पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, सेपरेट कॉन्टिनेंट्स में वीडियो आएगी, तब जब अपन यूरोपियन महाद्वीप पढ़ाएंगे तो यूरोपियन महाद्वीप में आपको पता चलेगा कि रूर नदी की घाटी में क्या है, रूर नदी की घाटी कहाँ पर स्थित है। तो अभी आपसे पिता देख लीजिए कि रूर नदी किस देश में है, तो रूर किस देश का शहर है, तो जर्मनी का। किस महाद्वीप में? तो यूरोप महाद्वीप में। और भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पडार को। छोटा नागपुर के पडार में इसके अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्ट अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट करिएगा। और जहाँ तक हो आप एक बार पूरी वीडियोस को देखा कीजिए। पूरी वीडियोस को इसलिए देखा कीजिए क्योंकि आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे नहीं तो आप कई चीज़ें मिस कर देंगे। जैसे कि ये आप कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बीच में अपन डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जब आप पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएंगी। अब जो छोटा नागपुर का पडार है उसके पूर्वी साइड आपको मिलेगा क्या? राजमहल पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला? राजमहल पर्वत श्रृंखला। जैसे कि अपन ने जब पेनिसुलर प्लेट्यू का एक वर्णन किया था, जब अपन ने देखा था कि ये पर्वत श्रृंखला कौन सी हो गई? राजमहल पर्वत श्रृंखला। अब जो ये राजमहल पर्वत श्रृंखला है इसी का भाग कौन सा पडार है? मेघालय का पडार, मेघालयन प्लेट्यू या शिलोंग पठार, शिलोंग पठार।
अब जब ये राजमहल पर्वत श्रृंखला कुछ इस प्रकार थी, किस प्रकार, इस प्रकार, ये डॉट 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 डॉट, ये क्या था, राजमहल। लेकिन ऊपर से दो बड़ी नदियाँ आ रही हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, तो उसने इस चट्टानों को काट दिया। इन चट्टानों को काटने के बाद अब इनके द्वारा लाई गई बालू और मिट्टी यहाँ जमा हो गई। इस बालू और मिट्टी के जमाव के कारण यहाँ को क्या बन गया, तो डेल्टा बन गया एक। डेल्टा के बाद इस गैप को क्या नाम दिया गया है, तो मालदा गैप। क्या नाम दिया गया है, मालदा गैप, मालदा गैप। अब मालदा गैप की अगर आपसे कोई पूछे कि राजमहल पर्वत श्रृंखला की स्थिति कहाँ पर है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के पूरब में और मालदा गैप के पश्चिम में, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि छोटा नागपुर प्लेट्यू की स्थिति कहाँ पर है, तो राजमहल पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में और विंध्या माउंटेन रेंजेस के पूरब में। ये बात क्लियर हुई, मालदा गैप क्लियर हुआ, राजमहल पर्वत श्रृंखला क्लियर हुई। मेघालय का पठार, अब आता है मेघालयन प्लेट्यू। जो मेघालयन प्लेट्यू है इसकी 5 चोटियां हैं जो निम्न प्रकार हैं। अगर अपन 5 चोटियों को अध्ययन करें तो पहली चोटी तो हो गई गारो, दूसरी हो गई खासी, तीसरी हो गई जैंतिया। ये तीनों पर्वत श्रृंखला कहाँ है, मेघालय राज्य में। अब इसी की 2 पर्वत श्रृंखलाएं और अपन को कहाँ मिलेंगी, जब अपन ने पूर्वांचल माउंटेन रेंजेस पढ़ी थी तो उसमें अपन ने डिस्कस किया था मिकिर और रेंगमा के बारे में। मिकिर और रेंगमा ये दोनों कहाँ पर हैं, तो ये दोनों आसाम में। ये अगर क्वेश्चन आए कि मेघालयन प्लेट्यू की कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं, तो गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर और रेंगमा, तो टोटल कितनी हो गई, 5 पर्वत श्रृंखलाएं। अब जो मेघालयन प्लेट्यू है इसका सर्वोच्च चोटी क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मेघालयन प्लेट्यू की सर्वोच्च चोटी, तो नोकरेक है। क्या है, जो गारो है अपना, गारो में एक पॉइंट है, एक पर्वत है नोक रेक। जो नोकरेक है वो क्या है, शिलोंग पठार या मेघालयन पठार का सर्वोच्च चोटी नोकरेक। कहाँ पर स्थित है, तो गारो पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। कहाँ पर, गारो हिल्स पर। गारो हिल्स पर स्थित है। सर्वोच्च चोटी क्या है, नोकरेक। किन 5 हिल्स से मिलकर बनता है मेघालयन प्लेट्यू, गारो, खासी, जैंतिया, मिकिर, रेंगमा। आसाम और मेघालय 2 राज्यों में है। इससे ज़्यादा मेघालयन प्लेट्यू में कुछ नहीं पढ़ना अपन को, ना इससे ज़्यादा डिटेल में आज तक आया है ना पूछा जाएगा। इसी के नीचे 2 विश्व के सर्वाधिक रेनफॉल वाले एरिया पाए जाते हैं, मासिनराम और चेनरापुंजी। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सर्वाधिक बारिश अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। मासिनराम में सर्वाधिक बारिश क्यों होती है, आप पिछली वीडियोस में जाके देख लीजिए। अब बात आती है सतपुरा और विंध्या माउंटेन रेंजेस की। अब पहले अपन देखते हैं विंध्या माउंटेन रेंजेस या विंध्यांचल माउंटेन रेंजेस। जो विंध्या माउंटेन रेंजेस है, माउंटेन रेंजेस, अब जो ये विंध्या माउंटेन रेंजेस हैं ये पूर्णतः मध्य प्रदेश में स्थित हैं। पूर्णतः मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि विंध्या माउंटेन रेंजेस किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। अब जो ये विंध्या माउंटेन रेंजेस हैं ये 3 भागों में है। अब ये 3 भागों को ऐसे सर्वोच्च में तो विंध्या ही कहते हैं, लेकिन जो इसकी जो 2 पूरब की भाग हैं, एक भाग को तो कहते हैं भांडेर। क्या कहते हैं, भांडेर। और जो सबसे पूर्वी भाग है उसको कहते हैं कैमूर। क्या कहते हैं, कैमूर। जो सर्वोच्च अगर बात करें कि
राजमहल पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, तो खैमूर। सबसे पूर्वी भाग को, मध्य भाग को क्या कहते हैं, भांडेर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विंध्या पर्वत श्रृंखला का भाग है, ऑप्शन में भांडेर या कैमूर आ जाए तो वही ऑप्शन लगाना है। विंध्या माउंटेन रेंजेस के मध्य भाग को कहते हैं भांडेर, उत्तरी पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, खैमूर। तो ये क्या हो गया इसका। अब जो माउंटेन रेंजेस हैं, विंध्या माउंटेन रेंजेस, इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है सदभाना सदभाना शिखर। इसका जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, सदभाना शिखर। अब अगर ये पूछ लिया जाए आपसे कि विंध्या माउंटेन रेंजेस की स्थिति कहाँ पर है, तो विंध्या माउंटेन रेंजेस मालवा के दक्षिण में और सतपुरा के उत्तर में या फिर नर्मदा ब्रंश घाटी के उत्तर में। अगर ये चारों चीज़ों का अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, तो पहले नंबर पे आएंगी विंध्या माउंटेन रेंजेस, उसके नीचे आएगा नर्मदा रिफ्ट वैली या नर्मदा ब्रंश घाटी, उसके नीचे आएगा सतपुरा माउंटेन रेंजेस, उसके नीचे आएगा ताप्ती रिफ्ट वैली या फिर ताप्ती ब्रंश घाटी। ये क्या है इनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित को उनकी स्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे उत्तर में विंध्या, फिर नर्मदा रिफ्ट वैली, फिर सतपुरा माउंटेन रेंजेस, फिर ताप्ती रिफ्ट वैली। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि दक्षिण से उत्तर के मध्य बीच में, तो ताप्ती, सतपुरा, नर्मदा और विंध्या। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं आजकल। आप पीएससी वगैरह में जब पेपर देंगे एसएससी या पीएससी का, तो इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ अपना विंध्या माउंटेन रेंजेस। विंध्या माउंटेन रेंजेस किस राज्य में, तो मध्य प्रदेश में। इसके मध्य भाग को भांडेर कहते हैं, पूर्वी भाग को कैमूर कहते हैं। सदभाना शिखर इसका हाईएस्ट पीक है। सदभाना शिखर की ऊंचाई लगभग 2467 मीटर है। इसकी ऊंचाई क्या है, 2467 मीटर। ये चारों इसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्लियर हुआ। ऐसे विंध्या माउंटेन रेंजेस के बाद अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है नर्मदा रिफ्ट वैली। अब नर्मदा रिफ्ट वैली में तो अपन को क्या पढ़ना है सिर्फ कि ये तो जब गोंडवाना लैंड से भारत अलग हुआ तब से ही स्थित भाग है। मतलब ये जो मालवा का पठार या पेनिनसुलाद्वीपीय पठार था, उसका ये हिस्सा ज़मीन में धंस गया। अमरकंटक से नदी निकलती है, अमरकंटक से जो नदी है वो आके इस रिफ्ट वैली में बह जाती है। इसका जो ढाल है वो पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ओर होने के कारण यहाँ पर बनता है गुजरात। ये गुजरात के ये दोनों नदियाँ कहाँ जाके गिरती हैं, ये जो हिस्सा है रेड में पूरा मैच हो रहा है, ब्लैक से कर देते हैं अपन। ये इसको क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी। जब अपन ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक्स में आएंगे तो आपको एक अंतर दिखाएंगे। गल्फ क्या होता है, वे क्या होता है, सी क्या होती है और ओशन क्या होता है। ये चारों चीज़ें ही समुद्र की हैं, बट ये चारों एक आकृति है जिस आकृति के आधार पर इनका विभाजन होता है। अपन जब नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे तो बताएंगे गल्फ क्या होता है, वे क्या होता है, सी क्या होता है, ओशन क्या होता है। जो ये दोनों नदी किस खात में जाकर गिरती हैं, तो गल्फ ऑफ खंबात में, खंबात की खाड़ी में। ये दोनों काय में बहती हैं, तो ब्रंश घाटी में। भारत में बहने वाली ऐसी 3 नदियाँ जो ब्रंश घाटी में बहती हैं वो कौन सी हैं, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। ये ब्रंश घाटी कैसे बनी, ये प्राचीन काल में इस हिस्से का भाग ज़मीन में धंस गया तो ये क्या हो गया, एक घाटी बन गई, ब्रंश घाटी। इसका ढाल पश्चिम की ओर है। अब जो सेंट्रल हाईलैंड है उसमें मात्र एकमात्र टॉपिक बचता है अपना, कौन सा, सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस। अब जो सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस है
ये 3 राज्यों में है। पहला पॉइंट तो इसमें यही हो गया, सतपुरा माउंटेन रेंजेस कितने राज्यों में हो गया? 3 राज्यों में, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। ये क्या हो गया? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब जो सतपुरा माउंटेन रेंजेस है वो एकमात्र माउंटेन रेंजेस है भारत का जिसको अपन ब्लॉक माउंटेन की संज्ञा दे सकते हैं। किस माउंटेन की? ब्लॉक माउंटेन की। जब अपन यूरोप पढ़ेंगे तो यूरोप में भी आपको समझाऊंगा मैं कि ब्लॉक माउंटेन वहाँ पर भी पाए जाते हैं, लेकिन भारत में एकमात्र ब्लॉक माउंटेन जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? सतपुरा माउंटेन रेंज जिसको कहते हैं। अब ब्लॉक माउंटेन क्या होता है आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये समतल ज़मीन है, समतल ज़मीन के बाद ये पड़ गई 2 रिफ्ट वैली भ्रंश घाटियाँ। कौन सी भ्रंश घाटियाँ? नर्मदा और ताप्ती की भ्रंश घाटियाँ। जैसे कि अब अगर आपसे कोई पूछे कि सतपुरा की स्थिति कहाँ है, तो नर्मदा भ्रंश घाटी के दक्षिण में और ताप्ती भ्रंश घाटी के उत्तर में। तो ये कौन सा हिस्सा हो गया? नर्मदा रिफ्ट वैली। ये कौन सी हो गई? ताप्ती रिफ्ट वैली। अब जब ये कोई पर्वत नहीं है, ये कोई पर्वत नहीं है, जैसे मान लो ये ज़मीन का समतल हिस्सा है, इसके दोनों तरफ गड्ढा हो जाए, इसके दोनों तरफ गड्ढा हो जाए, तो आप अगर यहाँ से खड़े होके देखेंगे तो ये आपको अपने आप में ही एक पर्वत दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि आप जब उसकी समतल ज़मीन का जो समतल भाग है उससे नीचे हो, इसीलिए ये कोई माउंटेन नहीं है। ये माउंटेन क्यों बना? ब्लॉक माउंटेन बना। क्यों बना ब्लॉक माउंटेन? क्यों? क्योंकि इसके दोनों साइड क्या है? रिफ्ट वैली। ब्लॉक माउंटेन वो माउंटेन होता है जिसके दोनों साइड क्या होती है? रिफ्ट वैली। 2 रिफ्ट वैलियों के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन। अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन, पीएससी में 3 मार्क्स से लिखने आता है ये ज़्यादातर, पीएससी में 3 मार्क्स को लिखने का आ गया कि ब्लैक माउंटेन किसको कहते हैं, तो 2 रिफ्ट वैलियों के मध्य जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं? ब्लॉक माउंटेन। क्वेश्चन ऐसे भी आता है ब्लॉक माउंटेन की संरचना भारत में कहाँ पाई जाती है, तो सतपुरा माउंटेन रेंज को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। क्लियर हुआ ब्लॉक माउंटेन क्यों कहते हैं? आप अगर पूरा वीडियो देखेंगे और डिटेल से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हाई लेवल की भी मिलेंगी, कई चीज़ें आपको लो लेवल की भी मिलेंगी। ये अब आपको इन चीज़ों को पढ़ने के लिए 10 किताबें पढ़नी पड़ेंगी, पर हम आपको एक ही जगह पर ये सब प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उसका यूटिलाइजेशन कीजिए। अब जो सतपुरा माउंटेन रेंजेस हैं ये 3 भागों में विभाजित होता है। जैसे कि जो इसका पश्चिमी भाग है उसको कहते हैं राजपीपला। क्या कहते हैं? राजपीपला। जो इसका मध्य भाग है और पूर्वी भाग है, मध्य भाग को कहते हैं महादेव और पूर्वी भाग को कहते हैं मैकाल पर्वत श्रृंखला। मतलब ये 3 भागों में विभाजित होता है। जो कि महादेव और मैकाल है वो पूर्णतः मध्य प्रदेश में है। मैकाल पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। तो मतलब मैकाल पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी साइड मध्य प्रदेश है, पूर्वी साइड छत्तीसगढ़ है। जो राजपीपला है वह गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है। राजमहल कहाँ पर है? राजपीपला कहाँ पर है? गुजरात और महाराष्ट्र में। अगर आपसे कोई पूछे कि सतपुरा के 3 भाग कौन कौन से हो गए, राजपीपला, महादेव और मैकाल, विंध्यांगे कौन से थे? भांडेर और कैमूर। लेकिन सतपुरा के 3 भाग हैं, राजपीपला, महादेव, मैकाल। अब जो ये महादेव है, ये महादेव पर्वत श्रृंखला जो है माउंटेन है, इसी पर आपको सतपुरा का सर्वोच्च चोटी मिलेगी जिसको अपन जानते हैं धूपगढ़। महादेव पर ही इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? धूपगढ़। ये धूपगढ़ के ही निकट में आपको मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन मिलेगा, पचमढ़ी हिल स्टेशन। आप सब चीज़ें नोट करते चलिए, जो मैं बोल रहा हूँ आप वो सब नोट करते चलिए, क्योंकि हर चीज़ बोर्ड पर नोट नहीं की जा सकती। आप नोट करिए, रिवाइंड कर करके, पॉज कर करके आप नोट करिए, नोट्स बनाते चलिए। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? पचमढ़ी हिल स्टेशन। कहाँ पाया जाता है? तो सतपुरा माउंटेन रेंजेस पर। सतपुरा माउंटेन रेंजेस की हाईएस्ट पीक क्या हो गई? धूपगढ़ माउंटेन रेंजेस। धूपगढ़ पीक के पास में क्या मिलता है आपको? पचमढ़ी हिल स्टेशन। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी है,
क्वेश्चन आ जाए कि पचमढ़ी हिल स्टेशन भी है और क्या है, तो बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अब जो ये धूपगढ़ है, इसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है। क्या है? 1350 मीटर। कितनी ऊंचाई है? तो 1350 मीटर। अब अगर बात करते हैं अपन मैकाल की, तो मैकाल में आपको एक चोटी, मैकाल की जो सर्वोच्च चोटी है वो है अमरकंटक। अब जो अमरकंटक है, इसी से दो नदियाँ निकलती हैं। एक तो निकलती है नर्मदा और एक निकलती है सोन। क्यों? अब नर्मदा तो अपनी भ्रंश घाटी में आ गई। नर्मदा कहाँ गई? भ्रंश घाटी में। लेकिन अपन को पढ़ा अपन ने पहले स्टार्टिंग में कि जो प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग है उसकी ढाल किस तरफ है? उत्तर की तरफ। तो ये सोन नदी जो है वो गंगा में जाके मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ये उत्तर की तरफ बहती है। क्यों? क्योंकि उत्तर की तरफ ढाल है। नर्मदा अपनी भ्रंश घाटी में आ गई। तो अमरकंटक जो मैकाल पर्वत श्रृंखला पर स्थित अमरकंटक, इसका जो पीक है वहाँ से इसका हाईएस्ट पीक है। यहाँ से कौन सी दो नदियाँ निकलती हैं? नर्मदा और सोन। ये पूरा हो गया क्या डिस्कशन? का डिस्कशन अपने सेंट्रल हाईलैंड का। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपन इससे नीचे का भाग, सतपुड़ा माउंटेन रेंजेस के नीचे का भाग क्या है? डेक्कन प्लेट्यू पढ़ेंगे। अब इसमें कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे जो भी मटेरियल है वो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।